Hello everyone, my name is Mansi and welcome to the Legal Edge YouTube channel. आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मिस्टेक्स जो कि अगर मैं आपको आपकी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज पे ही बता दूंगी तो इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम कि एटलीस्ट आप ये मिस्टेक्स तो नहीं करोगे। अब ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि मिस्टेक्स या गलतियां जो हम करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग होता है। अपनी गलतियों से एनालाइज करके उन पे काम करके हम जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो शायद हो सकता है किसी और चीज से हम ना कर पाए। बट यहाँ पे एक और चीज समझो कि जब हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो भी एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर हमें पहले से पता रहे कि अच्छा ये नहीं करना है, ये चीज है जो हमें फॉलो करनी है या इसे अवॉइड करना है, तो हमारा जो प्रिपरेशन का टाइम है वो रिड्यूस हो सकता है। उससे हमें बेनिफिट मिलेगा जो अपनी टाइम एंड एनर्जी हम दूसरी और इम्पोर्टेंट चीजों में या अपनी प्रिपरेशन में जो वीकर एरियाज हम आइडेंटिफाई करेंगे उस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों को समझने में कि इनिशियल स्टेजेस में जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी है या ये गलती तो है ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट। हम एक एक करके सारी मिस्टेक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, नॉट अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न। 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के केस में ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉ यूजी की, तो लॉ यूजी के सिनारियो में जो एडमिशन प्रोसेस रहता है उसमें क्लैट एक ऐसा एग्जाम हो जाता है जो कि एक अम्ब्रेला एग्जाम की तरह एक्ट करता है। मोर और लेस अगर आपने क्लैट की तैयारी की है तो बाकी सारे जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन भी साथ में हो जाती है। हाँ, पेपर पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, लेकिन मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो वही हैं जो हम क्लैट में पढ़ते हैं। तो काफी कुछ जो है आपका या सेक्शन वाइज इनटेक जो है, जो सेक्शंस पूछे जाते हैं वो मोर और लेस सेम रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो वहां आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा, अगर मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ या इसके बेसिस पे या लाइंस पे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को बहुत हेल्प मिल जाएगी बाकी चीजों में। बट वहीं अगर अपन बात करें 3 ईयर एलएलबी की तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोई ऐसा अम्ब्रेला एग्जाम नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस जो अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि व्हेन यू आइडेंटिफाई या व्हेन यू रिकॉग्नाइज कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, आप सेम टाइम पे हर एग्जाम का पेपर पैटर्न भी देख लो और ये समझ लो कि उस एग्जाम की नीड के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब एक बहुत बेसिक सा अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे दो एग्जाम्स का अपन यहाँ देखते हैं। एक अगर मैं देखूं एनएल सैट या एआईएटी का, और यहाँ पे अपन अगर देखें सीयूईटी या एनएचसीईटी की बात करते हैं, तो देखो एग्जाम की यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो एक बहुत मेजर है। ये जो दो एग्जाम्स है यहाँ पे केवल जो आपका पेपर होता है या जो एंट्रेंस टेस्ट होता है दैट इज द सोल क्राइटेरिया ऑन विच द एडमिशन वुड बी टेकन। इनटेक उसी के बेसिस पे होगा। मल्टीपल कॉलेजेस हैं जो सीक करेंगे एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑफ दीज टू एग्जामिनेशंस। लेकिन एक और जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू एग्जाम्स एंड एनएलसैट एंड एआईएटी कि इसमें एक रिटन टेस्ट भी होता है। नाउ जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप पहले अपना एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे फिर क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट देना है। वो सारे एग्जाम साइमल्टेनियसली होने हैं। तो हमें देना जब दोनों एग्जाम साथ में ही है, तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे फॉर एनएलसैट और एआईएटी तो आपको साथ में ही उस रिटन टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तभी आपका चांस बनेगा उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये सारे जो इंसाइट्स हैं या जो चीजें हैं ये आपको तब पता चलेगी जो आप 3 ईयर एलएलबी के अलग अलग एग्जाम्स हैं उसका पेपर पैटर्न देखें, उसको समझें कि क्या है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या किस मतलब जो प्रोसेस ऑफ इनटेक क्या है। क्या केवल एक एंट्रेंस टेस्ट है या एंट्रेंस टेस्ट के बाद वहां पे रिटन टेस्ट या इन सम केसेस पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें उन्हीं उसी समय पे आप इन सारी चीजों के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अगली हो अगली जो मिस्टेक है दैट यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू थ्योरी एंड अवॉइडिंग प्रैक्टिस, जिसको हम पैसिव स्टडिंग भी बोलते हैं। तो लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि पहले मैं अपना थ्योरी कंप्लीट कर लूं या मैंने जो भी चीजें हैं एक बार उन सबको मतलब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है
क्यों? क्योंकि कई बार इससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। जैसे सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक के बाद एक चीजें पढ़ते जाते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम पुरानी पढ़ी हुई चीजें अगर मैंने उसे प्रैक्टिस नहीं किया है या टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया है, तो बहुत हाई चांसेस है कि मैं एक पॉइंट के बाद वो चीजें भूल जाऊंगी। यहीं पे अगर मैंने कोई चीज अभी पढ़ी है और उसी चीज पे एक इंसाइट लेने के लिए मैं उस टॉपिक की पर्टिकुलरली प्रैक्टिस कर लूं या जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है बस उसकी प्रैक्टिस करके ये चीजें समझ लूं, तो मुझे इंसाइट मिल जाएगा कि ये टॉपिक पे मेरी कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है लेकिन उसका एक्चुअल एप्लीकेशन मैं किसी क्वेश्चन पे नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जब हाथों हाथ हम एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ये चीज एनालाइज कर लेते हैं, हमारे लिए भी ये चीज ईजी हो जाती है समझना कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। एंड एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको आ सकता है कि अच्छा ठीक है, एक या दो या जितने भी टॉपिक्स मैंने किए हैं एटलीस्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो मैं इजीली क्रैक कर पा रहा हूँ। तो ये पैसिव स्टडिंग एब्सोल्युटली अवॉइड करना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे एक टॉपिक या चार टॉपिक कंप्लीट होंगे ओनली आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सॉल्विंग सम काइंड ऑफ असाइनमेंट्स। हमेशा कोशिश करो कि जो भी चीजें पढ़ते जा रहे हो उसके साथ अपन प्रैक्टिस करते जाए। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जैसे भी आप एक टॉपिक लेते हो, एक सेकेंड, जब भी आप कोई टॉपिक लेते हो कोशिश करो द मोमेंट इट गेट्स कंप्लीटेड उस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक टेस्ट दे दो। टॉपिक टेस्ट दोगे, टॉपिक की कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है उससे रिलेटेड प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। अगर वहां पे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, दिख रहा है एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो दिस इज द टाइम, अभी फ्रेश पढ़ा है, याद भी होगा, यू कैन अगेन टेक दैट टॉपिक एंड एक और बार पढ़ सकते हो जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप अवॉइड कर पाओगे आगे जाके। तो थर्ड है हैविंग नो क्लियर आइडिया ऑफ अ प्लान और अ शेड्यूल। कई बार क्या होता है जब हम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम जब जैसा जो मन हो रहा है उस हिसाब से चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत होता है। हम रियलाइज नहीं करते हैं लेकिन ऐसे करते करते हम एक एक करके बहुत ज्यादा अपना क्रूशियल टाइम लूज करते जाते हैं। तो इसीलिए इनिशियली ही बहुत जरूरी होता है कि हम एक क्लियर शेड्यूल, एक प्लान क्रिएट कर ले अपने लिए कि मुझे डे टू डे बेसिस पे क्या क्या चीज करनी है। अपने डेली टास्क सेट कर लो कि मुझे एक दिन में ये काम करने हैं। चेकलिस्ट रहेगी, आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि मुझे दिन में क्या करना है, प्लस प्रोडक्टिविटी फील होगी एट द एंड ऑफ द डे। जब आपने वो चेकलिस्ट पे सब टिक कर दिया होगा कि मैंने आज ये किया है, तो आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा कि आज मैंने जो भी चीजें डिसाइड की थी करने के लिए वो मैं अचीव कर पाया। या अगर चलो कोई चीज नहीं भी हो पाई तो हमारे पास वो चांस है कि कल मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट करके धीरे धीरे एक मोमेंटम क्रिएट कर सकता हूँ, ये सारी चीजें एक एक करके कर पाऊंगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब इनिशियली आप अपना ये शेड्यूल बनाएं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने चीजों के अकॉर्डिंगली कि मुझे क्या क्या अचीव करना है, उसके बेसिस पे इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक अपना सेट शेड्यूल बनाएं दैट शुड इंक्लूड ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू लाइक प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, थ्योरी देना चाहिए, करंट अफेयर्स जीके को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। आपको पता है इस एग्जाम के लिए रीडिंग नेसेसरी है तो रीडिंग को टाइम देना चाहिए। तो जितनी भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको लगता है कि ये चीजें करना मेरे लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है, उनको एक शेड्यूल या टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको एक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और मिस्टेक जो ये करते हुए, तो इसके दो सिनेरियो होते हैं। एक होता है कि या तो हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया, या होता है कि हम इसमें बहुत ही एक्सेसिव प्लान बना लेते हैं। बहुत ज्यादा एक ही दिन में सब कुछ करने का ट्राई करना है, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ लेने हैं, मॉक भी दे देना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सेक्शनल्स भी करने हैं। इससे क्या होता है हम खुद को इतना ज्यादा ओवरलोड कर लेते हैं कि एक पॉइंट के बाद ये ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, तीन दिन, हफ्ते भर कर लेंगे, हफ्ते भर के बाद एग्जॉस्टिंग हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि रहने दो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने जो गोल सेट किए हैं अपने लिए वो इतने अनअचीवेबल हैं कि अगर वो नहीं हो पाते तो हम खुद ही को ब्लेम करने लगते हैं। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी अपना शेड्यूल बना रहे हो या कोई भी ऐसे टारगेट सेट कर रहे हो तो वो टारगेट आपका हमेशा अचीवेबल और सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो दिन मैंने वो काम किया, तीसरे दिन एग्जॉस्ट होके छोड़ दिया। उसको इस तरीके से बनाओ, अगर आपकी अभी बिल्कुल हैबिट नहीं है ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई करने की, तो इनिशियली छोटे छोटे टास्क लो, उसको ब्रेक करो। तो बहुत ड्यूरेशन में मत बैठो, आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स के ब्रेक, एक टास्क लो उसको कंप्लीट करो, देन टेक अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, उसके बाद दूसरा टास्क उठाया,
फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, ऐसे ऐसे करके अपने टास्क डिवाइड करना स्टार्ट करो। जब आपको इनिशियली ये करने के बाद थोड़ी हैबिट डेवलप हो जाती है या आप थोड़े यूज टू हो जाते हो इस सेट को फॉलो करने के लिए, दैट इज व्हेन यू कैन प्रोबेबली इंक्रीज नंबर ऑफ टास्क जो दिन में करने हैं या ड्यूरेशन जो आपको लग रहा है वो टास्क करने में। उसके बाद आप इस चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन तब तक कोशिश करो अपने कैलिबर अपनी चीजों के अकॉर्डिंगली सोचना कि मेरे लिए क्या डुएबल है। टॉपर स्ट्रैटेजी या मेरा दोस्त ये कर रहा है ये सोच के अपने शेड्यूल को मत बनाना। ज्यादा दिन फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमेशा एक क्लियर प्लान के साथ किसी भी चीज को स्टार्ट करो, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू उस चीज को सस्टेनेबल मैनर में कंटिन्यू करने के लिए। चौथी चीज है रिलाइंग ऑन टू मेनी सोर्सेज। अच्छा, ये प्रॉब्लम मेजरली हमें जीके के साथ होती है, स्पेशली करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। सारे ही सोर्सेज रिलायबल सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, और सारे सोर्सेज में हमें 19-20 कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अलग मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें हमेशा फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैंने यहाँ से नहीं देखा या ये टॉपिक मैंने इसमें से मिस कर दिया तो मेरे वो एक दो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। उसके चक्कर में क्या होता है, हम एक ही चीज को मल्टीपल जगहों से बार बार करने लगते हैं। इससे डुप्लीकेसी होती है, बोर्डम बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही चीज बार बार अलग अलग सोर्सेज से कितनी बार पढ़ूंगी ना, मैं भी तो बोर हो जाऊंगी कि मैं एक ही टॉपिक को पहले एक वेबसाइट से पढ़ा, फिर किसी कंपेंडियम से पढ़ लिया, फिर न्यूज़पेपर पे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ लिए। तो उसमें हो सकता है मुझे तीनों जगहों पे एक आध इन्फॉर्मेशन कुछ अलग अलग मिल गई हो, लेकिन मेजरली तो सब कुछ सेम ही मिलेगा, राइट। अब वो एक आध इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला गया, इतने ज्यादा टाइम में मैंने टॉपिक एक कवर किया, तो प्रोडक्टिविटी मुझे ही फील नहीं होगी, बोर्डम होगी वो अलग। इससे अवॉइड करने के लिए हमेशा कोशिश करो दैट यू प्रायोरिटाइज ऑन क्वालिटी, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। आप एक सोर्सेज से करो, दो सोर्स मैक्सिमम, दो तीन सोर्सेज के ऊपर मत जाया करो। जीके में तो एक ही सोर्स रखोगे, दो ही सोर्स रखोगे, वो भी बहुत होंगे। तो आप इतनी सोर्सेज पे रिलाय करो और कोशिश करो इन सोर्सेज से जो भी आप कवर कर रहे हो उसको इन डेप्थ कवर करो। उस पे कवरेज अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं 40 जगह से कोई भी चीज पढ़ के आ रही हूँ बट मुझे कंसेप्ट क्लैरिटी अभी भी नहीं है या मुझे उससे रिलेटेड कोई भी चीज याद नहीं है। वो हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। उससे बेटर है एक सोर्स, दो सोर्स, मैक्सिमम तीन सोर्स, इस पे रिलाय करो और क्वालिटी पे फोकस करो कि तुम इस टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज कर पाओ, ताकि तुम इस चीज पे मतलब रिटेंशन बेटर रहेगा। तो हमें उस पे फोकस करना है rather देन फोकसिंग अ लॉट ऑन द नंबर ऑफ सोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू like refer for this particular thing. नेक्स्ट इज नॉट रीडिंग डेली। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या टाइम हो चुका है लेकिन आपने अभी तक रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, दिस इज हाई टाइम, प्लीज 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 रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। रीडिंग किए बिना लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देना, या अगर आप लॉ में करियर ही सोच रहे हो, तो रीडिंग इन इटसेल्फ बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करो रीडिंग करना। इनिशियली हो सकता है अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, शायद नहीं पक्का आएगी, टाइम लगेगा आर्टिकल्स पढ़ने में, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आए, बहुत ज्यादा डिक्शनरी रेफर करना पड़े या बार बार हमें गूगल करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये एफर्ट जो अभी लगाओगे ये लॉन्गर रन में तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। तो अभी टाइम लग रहा है, लेकिन इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तब जाके कहीं तुम्हें कुछ टाइम पे दिखेगा कि हाँ, अब वो फेमिलैरिटी आ रही है विद द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड, या रीडिंग स्पीड इवेंचुअली मेरी थोड़ी बेटर हो चुकी है, कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे बेटर हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। और आगे जाके अगर आपको इस फील्ड में ही कुछ करना है तो यू नीड टू हैव लाइक अ गुड कम्युनिकेशन, वर्बल स्किल्स, जिसके लिए रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। तो इसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्पेशली जो एडिटोरियल पेज आता है उसको जरूर पढ़िए। इसके साथ साथ एक और चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज डाइवर्सिफाइड रीडिंग। Now, what is diversified reading is you can read articles of different genres. तो उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपको वाइड नॉलेज होगा अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, यू विल गेट लाइक सम काइंड ऑफ रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन अक्रॉस ऑल जॉनरास वुड बिकम अ बिट बेटर। तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए
या थोड़ा अपनी को जैसे न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के भी अगर बोर हो रहे हो तो ये तो मस्ट है, इसको अवॉइड नहीं करना है, बट अपनी रीडिंग को इवेंचुअली इंप्रूव करने के लिए यू कैन लाइक रियली वर्क ऑन द डाइवर्सिफाइड रीडिंग थिंग. नेक्स्ट इज वेटिंग टू अटेम्प्ट द मॉक. अच्छा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो सारे बच्चे करते ही हैं, कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैं किसी इंस्टीट्यूट में एज अ फुल टाइम स्टूडेंट या टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया है मटेरियल के लिए, लेकिन मैं टेस्ट या मॉक्स देना स्टार्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं रियलाइज करता हूँ कि अभी मैंने कुछ थ्योरेटिकली पढ़ा नहीं है. तो एक वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा थॉट रहता है कि पहले मैं इतनी थ्योरी कवर कर लेती हूँ, या मैं इतने टॉपिक्स जब मेरे हो जाएंगे उसके बाद देना स्टार्ट करूंगी. या हमेशा वो डर रहता है कि अभी जब पढ़ा नहीं है और मैं मॉक दे दूंगी सीधे जाके तो स्कोर तो अच्छा नहीं आएगा. फिर उससे बचने के लिए हम मॉक ही नहीं देते. ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है. तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि मॉक्स में स्कोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी मॉक के लिए, बट स्कोर्स आर नॉट दी ओनली थिंग जिसके लिए हम मॉक टेस्ट लिखते हैं. जब आप किसी भी पेपर, किसी एग्जाम के लिए जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे होते हो, वो आपको मल्टीपल वेज में हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट दैट यू शुड फॉलो इन दैट एग्जाम. आपको क्या सीक्वेंस, अगर मल्टीपल सेक्शंस हैं तो क्या सीक्वेंस अटेम्प्ट करनी है, क्या चीज है जो मेरे लिए वर्क कर रही है. अच्छा, अगर रीडिंग इंटेंसिव है तो क्या मैं रीड कर पा रही हूँ इतना बड़ा पेपर, या अगर मैं रीड कर रही हूँ मैं तो कॉम्प्रिहेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है. जो ड्यूरेशन है एग्जाम की, क्या मैं इतनी देर बिना फोकस बिना कंसंट्रेशन लूज किए बैठ भी पा रही हूँ या रेस्टलेस हो जाती हूँ. ये सारी कुछ चीजें हैं, इन पे भी हमें साथ ही साथ काम करना है अपने मॉक स्कोर्स इंप्रूव करने के लिए. तो मॉक स्कोर्स तो हो जाएंगे जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ोगे, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी अलग अलग चीजों में, धीरे धीरे इवेंचुअली आप ग्रो कर जाओगे, आपका मॉक स्कोर इंप्रूव हो जाएगा. लेकिन अगर आप बाकी की चीजों पे अभी से काम करना स्टार्ट नहीं करते हो तो बाद में जब हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं और फिर मार्क्स नहीं आएंगे इन रीजंस के कारण, तो बहुत बॉदर करेगा. इसीलिए शुरू के टाइम पे ये बेस्ट टाइम होता है जब आप मॉक्स दे दे के एक बार ये चीज रियलाइज कर लो कि क्या वर्क कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी मेरे लिए मॉक में वर्क करती है, रीडिंग में मुझे कितना काम करने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट मुझसे प्रॉपर होता है या नहीं होता, मैं अगर पेपर 1 घंटे का या 2 घंटे का उतनी देर में प्रॉपरली बैठ के फोकस अटेंड कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही. तो इन सब चीजों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप इनिशियल स्टेज से ही मॉक देना स्टार्ट कर दें. वेट मत करिए मॉक लिखने के लिए. जैसे ही आप एनरोल करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट चांस दैट यू गेट टू राइट अ मॉक. अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, मॉक देना स्टार्ट कर देना, लेकिन रोज मॉक नहीं देना होता है, या बहुत फ्रीक्वेंटली मॉक नहीं देना. तो एक ड्यूरेशन बनाइए आप, लाइक एवरी वीक वन मॉक, और 15 डेज में एक मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि मुझे मॉक कैसे देना है, और आप जो चीजें मैंने पहले मेंशन की थी उन चीजों पे प्रॉपरली वर्क कर पाए. बट हाँ, रोज रोज मॉक देने से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, तो अवॉइड करना कि इतनी फ्रीक्वेंसी भी नहीं रखनी है हमको मॉक की, ना ही हमें वेट करना है. तो ये थी सिक्स्थ मिस्टेक. सेवेंथ इज अंडर एस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी. तो यहाँ पे दो चीज होती है जब अपन मॉक देते हैं, एक होती है एक्यूरेसी और दूसरी होती है अटेम्प्ट्स. ये स्पेशली उन एग्जाम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है. अब हमने पेपर पैटर्न से देख लिया कि लॉट ऑफ दीज एग्जामिनेशंस हैव नेगेटिव मार्किंग. अब होता क्या है, हमें हमेशा से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं डील की है तो हमें ऐसा लगता है कि चांसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर स्कोर्स या इंक्रीज करने का स्कोर का चांस सबसे ज्यादा कब आएगा, जब हम ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. बट एक चीज समझो, अगर किसी पेपर पैटर्न में नेगेटिव स्कोर है और आप जबरदस्ती नहीं आते हुए भी तुक्के लगाते हुए अटेम्प्ट्स कर रहे हो, तो आपके जो नेगेटिव स्कोर्स है वो इतना हो जाएगा कि आपके नेगेटिव स्कोर के कारण आपका ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा, तो वो एक्यूरेसी में ड्रॉप आ जाएगा. राइट? तो जब भी हम एक मॉक देना स्टार्ट करते हैं, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, दैट इनिशियली you should always focus on accuracy. Accuracy is more important than the number of attempts. Accuracy पे ध्यान दो. नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है ये इवेंचुअली जैसे जैसे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, जैसे जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा, आप बेटर चीजें एनालाइज कर पाओगे, आप इवेंचुअली अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा दोगे जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी. तो शुरू में हमेशा ध्यान रखो कि जब मॉक देना स्टार्ट कर रहे हो, हम एक अच्छी एक्यूरेसी अटेन कर पाए. वंस यू हैव अटेन्ड लाइक अ डिसेंट percentage
of accuracy, that is when you can increase your number of attempts in the mock. तो ये याद रखना हमेशा. नेक्स्ट इज पैनिकिंग आफ्टर लो स्कोर्स इन मॉक्स. एक चीज याद रखो, मॉक देना जब स्टार्ट करोगे तो द चांसेस ऑफ यू स्कोरिंग लेस इन द मॉक्स आर ऑब्वियसली हायर, राइट. स्टार्ट ही की है प्रिपरेशन, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, किसी की उतनी फाउंडेशन नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लोगे उस चीज को लेके. अच्छा, कर लेते हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू दैट बहुत शुरू से ही आप मॉक्स में बहुत अच्छा मार्क्स ला पा रहे हो. बट अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप मॉक्स देना स्टार्ट करते हो और आपके स्कोर्स कम आते हैं, इट्स ओके. ये लर्निंग टूल है, मॉक्स को हमेशा एज अ लर्निंग टूल लेना. यहाँ पे गलती करोगे, इन गलतियों से सीखने का बहुत अच्छा चांस मिलेगा, जिससे इम्प्रूव करके यू कैन लाइक गेट बेटर, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो. तो अगर शुरू में थोड़े बहुत मार्क्स कम आ भी रहे हैं, इट्स ओके. ब्रीथ, एनालाइज द मॉक. उस एनालिसिस के बेसिस पे जो भी वीक एरियाज, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे काम करना स्टार्ट करो. उनको कोशिश करो कि हम इम्प्रूव कर पाए. नेक्स्ट मॉक पे इस मॉक की लर्निंग्स को अप्लाई करना, उस मॉक पे ट्राई करना कि हम धीरे धीरे इम्प्रूव करें. तो पैनिक नहीं करना है, कामली अपने मॉक रिजल्ट को देखो और देखो कि इस मॉक से हम आने वाले मॉक्स में अपने कैसे इम्प्रूवमेंट सीख कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो और बेटर कर सकते हैं. तो उससे आपका आगे की प्रिपरेशन में भी हेल्प मिल जाएगी. नेक्स्ट इज नॉट रिव्यूइंग और एनालाइजिंग योर मॉक्स. अच्छा, ये एक अगेन बहुत बड़ी मिस्टेक्स है. मॉक सिर्फ दे देने से आपका कोई हेल्प नहीं होगा. मैं मॉक देती जा रही हूँ, एक के बाद एक मॉक देती जा रही हूँ, मैं सिर्फ स्कोर देख लेती हूँ कि अच्छा इस मॉक में इतने मार्क्स आए, एक्यूरेसी इतनी थी, इतने आए, ये गलत ये सही. नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. बहुत जरूरी है कि आप अपने मॉक को उसका थरो एनालिसिस करो. बाय थरो एनालिसिस आई मीन एक एक क्वेश्चन की रीजनिंग चेक करो. इफ इट इज लाइक अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, आप यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच आंसर. अगर आपका कोई आंसर गलत है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये रीजनिंग पता होनी चाहिए कि मेरा आंसर गलत क्यों हुआ. इट इज ओनली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक और उस मिस्टेक पे फिर हम काम कर पाएंगे. अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, तो मैं किस गलती को सुधारने के लिए निकलूंगी या मैं किस चीज पे काम करूंगी. तो वो जो एक टारगेट है, या मुझे अगर अपने मॉक स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखनी है, उस इम्प्रूवमेंट को सीख करने के लिए पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि वो फ्लॉ कहाँ आ रहा है या वो गैप कहाँ है जिसे मुझे इम्प्रूव करना है. और वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक एनालिसिस से पता चलेगा. और मॉक एनालिसिस के साथ साथ आप कभी भी कुछ भी सॉल्व करते हो, लाइक लेट्स से व्हाटएवर असाइनमेंट्स, इवन जो असाइनमेंट्स भी आप सॉल्व करते हो, उनको भी प्रॉपरली एनालाइज किया करो. एनालाइज किया इन द सेंस कि उसमें भी रीजनिंग, आंसर की के थ्रू यू कैन चेक द रीजनिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. उसको वर्क करके उस पे जस्ट देखते जाओ कि क्या क्या चीजें हैं जिस पे मुझे वर्क करना है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, एंड उस पे अकॉर्डिंगली यू कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट. The next and the last mistake is not clearing your doubts. Now, of course, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम मॉक देंगे, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत नॉर्मल है कि आपको कई बार डाउट्स आएंगे. जब आप एनालिसिस कर रहे हो, आप आंसर की से अगर देखोगे, हो सकता है कई बार आप अग्री ना करो विद द रीजनिंग दैट इज गिवन, या आपको फ्लॉ लगता है उसमें, आपको डाउट्स आ रहे हैं. बिल्कुल मत डरो. अब ये मत सोचो कि इतना सिली डाउट है, सामने वाला मुझे जज करेगा या क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मुझे इतना सा भी नहीं आता. कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचने दो. आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ. डाउट्स को अगर तुम छोड़ दोगे या नहीं ध्यान दोगे, ये पाइल अप हो के इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. और शुरू में अगर तुमने ये बैरियर बना लिया ना कि डाउट्स पूछने में शर्म आ रही है, तो बाद में तो और दिक्कत आएगी. फिर वो कभी झिझक नहीं जाएगी मन के अंदर से कि मुझे डाउट्स कैसे पूछना है. तो कभी भी ये मत सोचना, इट डजेंट मैटर वट एवर यू थिंक, तुम्हें कितना भी सिली डाउट लग रहा हो, पूछ लो. इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लैरिफाई दैट. उससे ही तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी एंड बाकी चीजों में विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. ठीक है. तो यस, दीज वर द फ्यू मिस्टेक्स जो आई थिंक सबने या जिनने भी पहले प्रिपरेशन की हो वो ये कुछ कर चुके हैं. अब वी डोंट वांट यू टू रिपीट दिस मिस्टेक्स. तो ये कुछ 10 मिस्टेक्स मोटी मोटी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं.
अब अपनी प्रिपरेशन को अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट यू डू नॉट लाइक रिपीट दिस मिस्टेक्स या इनको कमिट मत करना। आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पे जो लीगल एज 3 ईयर एलएलबी का चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। सारी रेलेवेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी, कोई भी सेशंस अगर हो रहे हैं उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो डू फॉलो द चैनल। ये बाकी के सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं सारी रेलेवेंट अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग द 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम्स। थैंक यू।